हमको किताबों में ये तो पढ़ाया जाता है कि हमें बनना क्या है, कैसे बनना है, लेकिन बनने के बाद जो हम एक्चुअल में फाइनेंस हम जो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको कहाँ लगाना है, इसके लिए कोई किताब नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी जल्दी स्टार्ट किया जाए उतना अच्छा है। कहीं भी पैसा आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या खर्च करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये देखिए कि इज दिस माई नीड और इज दिस माई वांट, है ना थिन सी लाइन। करेक्ट। और अगर वहीं पे आपने ये सोच लिया कि तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद, जिस दिन आप कार से चलना शुरू करेंगे उस दिन आप क्या करेंगे, आप वहां से सामान नहीं लेंगे जहां से आप पहले लेते थे, क्योंकि अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। क्या ऐसा कुछ है कि उसको कार को हम फ्री कर सकते? आप जब कार की प्लानिंग कर रहे हो तो ट्राई टू पुश इट कि जब तक आपके पास कार का पैसा नहीं इकट्ठा हो जाए, उस पैसे को काम पे लगा दीजिए। उस पैसे को पे करके कार मत खरीदिए, काम पे लगा दी? काम पे लगाइए। कैसे? उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए और उससे SWP बोलिए। हम बच्चों के तर्कश में इतना सारा ज्ञान दे देते हैं, फाइनेंस का of ये course। वो सब दे देते हैं, लेकिन हम उनको ये बताना भूल जाते हैं कि भाई इनका यूज कब और कैसे करो। उसको अपनी आय का कम से कम 30% और ज्यादा से ज्यादा 40% ही बचाना चाहिए। कई बार आपको फील होना चाहिए कि अपग्रेडिंग करके ऑफ माई स्किल्स आई कैन अर्न मच मोर, तो यू हैव टू एक्सपेक्ट इट। तो रिटायरमेंट एक्चुअल में कौन से एज से हमें रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर देना है? मैंने कहा ना, जिस दिन आपकी जॉब लगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर तपस्या तोमर। आज फिर से माइंड एंड माइक के एक एपिसोड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं। जीवन भर हम कमाते हैं, लेकिन क्या सही प्लानिंग करते हैं? क्या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्या हम बचाते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आज इसी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे और बहुत ही खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अतुल दुबे जी। वो बहुत ही सीनियर फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स में एडवाइजरी के पोस्ट पे हैं और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फर्म्स हैं जहाँ पे उनकी एडवाइस ली जाती है। आज हम सब बहुत लकी हैं कि उनकी एडवाइस हम सब के बीच में भी कहीं ना कहीं बहुत छाप छोड़ के जाने वाली और हम सब के जीवन में बहुत काम आएगा। तो आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है अतुल सर हमारे पॉडकास्ट में। और आज का जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि ये सभी को पिच करने वाला है। जी। फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम पूरे जीवन भर जद्दोजहद करते हैं, बट अंत में बचता क्या है, उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चंस होता है। जी। हमको किताबों में ये तो पढ़ाया जाता है कि हमें बनना क्या है, कैसे बनना है, लेकिन बनने के बाद जो हम एक्चुअल में फाइनेंस हम जो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको कहाँ लगाना है, इसके लिए कोई किताब नहीं कोई है। किताब नहीं है और कहीं पे कोई प्लानिंग नहीं बिल्कुल है। सही कह रही हैं तो आप। वो प्लानिंग जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, बिकॉज 30-40 का जो एज होता है जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी चाह होती है कि हमारा घर बन जाए, गाड़ी ले लें, अपना बिजनेस स्टेबल कर लें। उसी समय जिम्मेदारियाँ भी इक्वल होती है, बिल्कुल पेरेंट्स की हेल्थ भी देखना होता है, बच्चों की एजुकेशन उसी देखनी समय होती है, खर्च करने का भी ज्यादा मूड होता मन होता है। करेक्ट है। है। तो आपको क्या लगता है कि 30-40 का जो चैलेंज है उसको क्या हम कट डाउन कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये कहा जाता है, एक फेमस फाइनेंशियर ने भी कहा था, वॉरेन बफेट जी ने, आप लोग जानते होंगे उनके जी। बारे में। उन्होंने भी कहा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी जल्दी स्टार्ट किया जाए उतना अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि आप क्यों 30-40 का वेट करते हो। आपकी जॉब जिस दिन लगती है, जिस दिन आप अर्निंग स्टार्ट करते हो, उस दिन से ही आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। ओके। और फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमेशा ये सोचें कि मुझे कितना बचाना है, या मुझे अपनी लाइफ के स्टाइल को या स्टेटस को भी मेंटेन करना है। हाँ, क्योंकि करेक्ट है। हम ये नहीं करें कि हमने जो है बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ किया और फिर हम सेविंग कर रहे हैं। दैट सेविंग इज़ यूजलेस फॉर मी। बट लेकिन क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली कैसे करेगी? उसका एक स्लैब होता है इनकम का, वो कैसे करेगा? बिल्कुल, मैं आज आपको एक मूल मंत्र देता हूँ। जी। आप किसी भी कैटेगरी को, किसी भी स्टेटस स्टैंडर्ड को बिलोंग करते हो, कोई भी हमारा इन्वेस्टर जिस भी स्टैंडर्ड को बिलोंग करता होगा, वो यहाँ पर बचा पाएगा। अच्छा। बस उसको अपने दिमाग में एक चीज फिल करनी है। हम्म। अगर वो ये बात अपने दिमाग में डाल लेता है कि मुझे इसी लाइफ स्टाइल या इसी कंसेप्ट पे चलना है, हाँ।
तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एवरीवन इज एबल टू सेव सफिशिएंट मनी फॉर हिज रिटायरमेंट, फॉर हिज लाइफ स्टाइल। ओके। वो मूल मंत्र है नीड और वांट। नीड एंड वांट वांट, कैसे? आप इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी थिन सी लाइन है। ओके। आप जैसे कहीं पे भी अगर कोई भी काम करने जाते हैं तो वहां पे ये जस्टिफाई करिए कि दिस इज माई नीड और माई वांट। जहाँ काम करने जाते हैं, काम करना मतलब कोई भी खर्चा करने जाते ओके हैं। ओके, इस हाँ, मेरा तात्पर्य खर्चा करने से ओके है। ओके, कहीं भी पैसा आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या खर्च करने जा रहे हैं तो हाँ, वहां पे ये देखिए कि इज दिस माई नीड और इज दिस माई वांट। देखिए अब जैसे मैं जरूरत, सभी को कार की जरूरत करेक्ट है ना, लेकिन कार कितने पैसे लगा करके मुझे कार लेनी है, या कार वाकई, सबसे पहला क्वेश्चन तो हम अपने आप से ही पूछना चाहिए, क्या कार मेरी जरूरत है या मेरा जस्ट वांट है कि मेरे पास कार होनी चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि नहीं इस कार की वजह से मेरी इनकम पर कोई इफेक्ट आ रहा है, देन इट बिकम्स योर नीड। ओके। और व्हेन यू वांट टू शो योरसेल्फ इन सोसाइटी इन फ्रंट ऑफ अदर्स, देन इट बिकम्स योर वांट। है ना थिन सी लाइन? करेक्ट। कि आपके इनकम पर उसका इफेक्ट आ रहा है तो वो आपकी नीड बन गई। और अगर वहीं पे आपने ये सोच लिया कि तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद, अगर पड़ोसी ने कार उठाई है तो हमारे घर के सामने भी कार होनी चाहिए, तो वहां पर आप डेविएट हो गए। हाँ, लेकिन आजकल हो तो यही रहा है ना। वहीं पे तो हम फेल हो रहे हैं। आपने कहा ना मिडिल क्लास फैमिली इज स्ट्रगलिंग विथ हिज सेविंग और इन्वेस्टमेंट और हिज लाइफ स्टाइल, तो उसका वजह यही है। अब आप समझिए कि अगर एक आदमी उससे इनकम नहीं बढ़ा पा रहा है एंड ही इज गोइंग फॉर अ कार, तो अब होगा क्या? सबसे पहला तो उसका ईएमआई का हिट आएगा, हर महीने उसको ईएमआई पे करनी है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसमें पेट्रोल का भी खर्चा लगेगा। उस कार का डेप्रिसिएशन भी डे वन से स्टार्ट होगा जैसे ही आप लेकर के आएंगे, तो वो सब भी उस कार के साथ खर्चे आ गए। तीसरा, एक हम जो सोचते ही नहीं, जिस दिन आप कार से चलना शुरू करेंगे उस दिन आप क्या करेंगे, आप वहां से सामान नहीं लेंगे जहां से आप पहले लेते थे, क्योंकि अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। तो आपने हिडन खर्चे इतने सारे जोड़ लिए जो आपको पता ही नहीं है, एंड दैट कार इज नॉट गोइंग टू एड ऑन इन इनकम। करेक्ट है। आपने खर्चे तो जोड़ लिए बट इनकम आई नहीं आपको। तो अब आप बताइए क्या ये बेनिफिशियल है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे आप इतने सारे लोगों को गाइड करते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि उसको कार को हम फ्री कर सकें? यस, देयर इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन मैम। मैं अप्रिशिएट करूंगा इस तरह के क्वेश्चंस को। क्या होता है कि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, क्योंकि ख्वाहिश तो मेरी भी है कि मुझे भी कार चाहिए, लेकिन क्या वहां पे एक प्लानिंग और मैनेजमेंट जैसा टूल होता है जिससे आप उस कार के एक्सपेंसेस को मिनिमाइज कर लेंगे, या कार बिल्कुल यूं कह लें कि फ्री हो जाएगी। क्या बात है। हाँ सब खुश हो मतलब गए। सब खुश हो जाएंगे। नोशनल मतलब जो है यहाँ पे मैं सबको रिच बना दूंगा और सबकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। ग्रेट। आप जब कार की प्लानिंग कर रहे हो तो ट्राई टू पुश इट कि जब तक आपके पास कार का पैसा ना इकट्ठा हो जाए। अच्छा। आप उसकी रिक्वायरमेंट को या उसके, जैसे देखिए इमीडिएटली हम क्या करते हैं, कार परचेस कर लिए और हमने ईएमआई देना स्टार्ट कर दी। कार की ईएमआई 15 से 20 हजार रुपए गिरी हुई हालत में आ जाती है। अब अगर 15-20 हजार रुपए आप हर महीने देंगे तो आप अपनी इनकम में से वो उसको शेयर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे कार को 2 साल 3 साल 4 साल, आप किस्त कितने साल चलाते हो? 7 साल 10 7 साल 5 साल, हाँ, है ना? हाँ। तो अब मैं कहता हूँ कि 7 साल 5 साल को भी छोड़ दीजिए आप, जितनी किस्त आपको देनी है उसको 3.5 साल तक भी अगर आप सेव करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप उस कार को खरीद लेंगे। खरीदने तक का कैपिटल आपके पास इकट्ठा हो गया, उतनी पूंजी आपके पास आ गई। अब आपको करना क्या है, उस पैसे को काम पे लगा दीजिए। उस पैसे को पे करके कार मत खरीदिए, काम पे लगा दीजिए। काम पे लगाइए। कैसे? उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए और उससे SWP बोलिए। SWP इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ओके। आपके पास पैसा उतना इकट्ठा हो गया जितने की कार लेनी थी। हाँ। अब उस पैसे को आपने काम पे लगाया, इन्वेस्ट किया, और कार को लेना लोन से ही है। ओके। लेकिन वो पैसा देगा कौन? बैंक। SWP। ओके। SWP से उतना 15-20 हजार की जो ईएमआई आने वाली थी
आप वहां से पैसा निकालें। 7 साल में आप देखेंगे कि कार का लोन पे करने के बाद भी आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट, थोड़ा बहुत क्या, उतना पैसा बचेगा जितना जो है आपने लिया था, मतलब क्या इकट्ठा बात किया था है। कार के लिए। तो हाँ, बस यहाँ पे मुद्दा क्या हुआ कि आपने अपनी नीड को थोड़ा सा पोस्टपोन किया, करेक्ट है, जब तक वो उस स्लैब में उतना हम पैसा आपके इकट्ठा पास नहीं हो इकट्ठा ना हो जाए। जाए। अच्छा, आपने 5 साल किस्तें चलाती हम्म, या 7 साल चलाती, हम्म, मैं कहता हूँ 3.5 साल भी अगर आप उतनी किस्तें ईएमआई के रूप में हम्म, एसआईपी चला दीजिए, हम्म, आपके पास उतना कैपिटल हो जाएगा जिसमें आप ओके, कार खरीद सकते हैं। और कार खरीदने के लिए फिर आपको करना क्या है कि उसको एसडब्ल्यूपी पे लगाना है, और वहां से जो पैसा मिलेगा उसको आप ईएमआई में पे कर अच्छा, दीजिए। से फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मान लीजिए मुझे 10 लाख की कार लेनी है, जी, तो 10 लाख मैं पहले कैपिटल अपना जोड़ूँ, जोड़ूं, फिर हाँ, उसके बाद लगाऊं, एसडब्ल्यूपी में लगा दूँ, हाँ, और उससे जो विड्रॉ करेंगे वो हम वो हम ईएमआई पे कार कर की दें। ईएमआई पे करेंगे। ग्रेट। तो आपके पास आपका कैपिटल भी है, आपके पास स्ट्रेस नहीं आया, आपका वो पैसा कुछ ना कुछ कमा के दे रहा है आपको, करेक्ट है ना? वेरी नाइस। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है आजकल। हम जी, लोग लिटरेट होने की बात तो करते हैं, हाँ। लेकिन उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लिटरेसी देखिए स्कूलों में, कॉलेजेस में हाँ, सभी को ये बताया जाता है, हाँ, लेकिन वहां पर एक चीज आज भी मिसिंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, दैट इज अप्लाइड वे ऑफ इट, करेक्ट। हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। हम बच्चों के तर्कश में इतना सारा ज्ञान दे देते हैं, फाइनेंस हाँ, का, ऑफ ये कोर्स। वो सब सब दे देते हैं, लेकिन हम उनको ये बताना भूल जाते हैं कि भाई इनका यूज कब और कैसे करोगे। तो अगर हमारे कैरिकुलम में या कहीं भी ऐसी चीजें एड ऑन हो जाएं जहां पर बच्चा ये सीख पाए कि ये ज्ञान जो मैंने लिया है इसका इम्प्लीकेशन क्या है, करेक्ट है। तो आई थिंक कि वो ज्यादा इट यूजफुल होगा। वंडर्स। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और जी, हम लोग आए दिन ऐसे सुनते हैं, आपस में ग्रुप में बात करते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल कोई सैलरीड जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो हमको अपना एक विड्रॉ करना चाहिए, उससे अपनी हाँ, सैलरी विड्रॉ करना चाहिए, बाकी को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, तो हाँ, मैं उस पैसे में से अपनी सैलरी विड्रॉ करूँ हाँ, जो अपने खर्चे के लिए है, और बाकी पैसे को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, हम्म। तो क्या वो हमको हेल्प करेगा? देखिए थोड़ा सा और इसको ओपन करिए कि मतलब आपको अर्निंग कहाँ से आ रही है? जिसका बिजनेस है या बिजनेस से। जिसका जॉब भी है, हाँ, इनकेस जॉब है, उसकी 50,000 सैलरी है, जी, तो 50,000 में से उसका 50,000 तो खर्चा है नहीं, हाँ, उसका 10,000 होगा, हम्म, 5,000 होगा, हाँ। इट्स डिपेंड कि सबका अलग होगा, तो वो अपना हटा के बाकी को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दे। देखिए वहां पे भी मैं आपको एक पैरामीटर देता हूँ। हाँ, व्यक्ति ये भूल जाता है कि मुझे कितना खर्च करना चाहिए और कितना हाँ, बचाना एग्जैक्टली, चाहिए। मैं वही चाह रही हूँ कि हाँ, कितना वो विड्रॉ करे हाँ, खुद के कितना लिए। खर्च करे और हाँ, कितना बचाए। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन में उसको एक फॉर्मूला दे दूं, तो वो फॉर्मूला जो है हमेशा क्या करेगा, उसको एक हेल्प करेगा कि कब वो ट्रैक से हट रहा है और कब वो ट्रैक पे है। तो ये जस्टिफिकेशन उसकी लाइफ के लिए एक कंट्रोलर का काम करेगा। कैसे? उसको अपनी आय का कम से कम 30% और ज्यादा से ज्यादा 40% ही बचाना चाहिए। ओके, इससे ज्यादा उसको सेविंग करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, 30, कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 40। अब ये एक पैरामीटर है जिसमें वो किसी भी स्टेटस को बिलोंग करे। अब जैसे स्टेटस बढ़ता जाए तो वो अपनी उस इनकम को भी मतलब सेविंग को भी बढ़ा ले थोड़ा बहुत एज पर हिज कन्वीनियंस, लेकिन ओवरऑल एक कंसोलिडेटेड वे में कॉमन फॉर ऑल कह लूं तो कम से कम 30% और ज्यादा से ज्यादा 40%। ओके, इससे ज्यादा उसको बचाना नहीं चाहिए। 30% अगर बचा रहा है तो ठीक है, 40% से ज्यादा अगर बचाने लगेगा तो वहां पर फिर वो कंप्रोमाइज करने लगेगा ओके, अपने स्टैंडर्ड से, अपने स्टैंडर्ड से, अपने लाइफ स्टाइल से, हाँ, या मतलब जो उसकी ख्वाहिशें होंगी करेक्ट, वो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि फिर हम उसको माइजर वाली कैटेगरी में डालना चाहेंगे। नहीं, आपको 40% से ऊपर का पूरा पैसा खर्च भी करना है। कई बार आपको फील होना चाहिए कि अपग्रेडिंग करके ऑफ माई स्किल्स आई कैन अर्न मच मोर, तो यू हैव टू स्पेंड इट। आपको वहां पे खर्च करना चाहिए। मैं इस तरह की चीजों पे कभी भी कंप्रोमाइज करने को नहीं कहता। आपको अपने खर्चे जो है एक लिमिटेड वे में एक स्टैंडर्ड तरीके से ही कट ऑफ करना चाहिए, जहां पर आपको लगे, ये फील हो कि नहीं यार ये खर्चा नहीं है। तो अब जो मुद्दा ये था कि अगर 30 से 40% वो अपनी इनकम या अपने एक्सपेंसेस से करने के बाद 30 से 40% बचा लेता है,
तो लाइफ लॉन्ग उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आएगा। ओके। इसके दो रीजन है। एक तो उसके पास कैपिटल इकट्ठा हो जाएगी, कॉर्पस अच्छा मतलब जनरेट हो जाएगा। हाँ। दूसरा क्या होगा कि उसके अंदर कोई ऐसी आदत नहीं होगी जिस पर उसको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि उसका माइंड सेट उस तरह से तैयार हो जाएगा जहां पर उसको अनयूजुअल एक्सपेंसेस खर्च करने में सोचना पड़ता है, तो वो उसकी आदत में ही नहीं है। एक्सेस एक्सपेंसेस वाला कॉलम ही कट जाएगा और दूसरा उसके पास सफिशिएंट कॉर्पस होगा जिससे वो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकता है, वो अपना जरूरत की चीजें जो भी है वो आपने सब रिटायरमेंट का बोला है, तो रिटायरमेंट एक्चुअल में कौन से एज से हमें रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर देना मैंने चाहिए? कहा ना जिस दिन आपकी जॉब लगे। बट ऐसा होता नहीं है आमतौर हाँ। पे। मतलब बोला जाए कि यही तो हाँ, तभी तो इसकी जरूरत आ जरूरत है। गई। यस आज आप डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है करेक्ट है। और ये रिक्वायर्ड है। बट मुझे लगता है कि एक्चुअल समझना 40 तक ही आती है जी जी, कि अब हमें बचाना है, और तब तक मुझे लगता है काफी टाइम काफी देर हो चुकी हाँ। होती है। तो क्या 40 में आके भी हम स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर एक लाइन तो है कि जब जागो तभी सवेरा, हाँ, ये भी सही है ना। हाँ। लेकिन जब आपने पूछा ना कि कब से स्टार्ट कर देना हाँ, तो चाहिए, दैट इज द राइट एज। दैट इज राइट एज कि हाँ। जिस दिन आपको अपनी अर्निंग स्टार्ट हो गई, आपने कमाना शुरू किया, उसी दिन से 100 रुपए में से 30 रुपए या अधिकतम 40 रुपए निकाल के रख दीजिए कि ये मैंने कमाया ही नहीं, तो आपको जो है वहां पे तकलीफ नहीं होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि 40 की एज से, या मैं कहता हूँ कि 50। भाई देखिए, आप जब से स्टार्ट करेंगे तभी से अच्छा है, लेकिन जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है ना सर, यहाँ पे अगर हम 40s में कर रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे खर्चे करने की आदत बहुत हो चुकी होती है, बिगड़ चुकी है, बिगड़ चुकी होती है। हम बोल सकते हैं कि बिगड़ चुके होते हैं ना। अब उसमें जब कटौती करते हैं तो रिग्रेट भी होता है, तकलीफ होती है, रिग्रेट भी होता है कि स्टैंडर्ड रेज करना था, हम यहाँ पे पीछे आ रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में हमको क्या उस समय बैलेंस करना चाहिए? तब वहां पे मेरा दूसरा फॉर्मूला काम आएगा आपके। हम बताइए। नीड वांट वाला। ओके ओके। तब आप उस दूसरे फॉर्मूले को अडॉप्ट करें। अच्छा, एक चीज और होती है कि बोला जाता है, ऐसा सुनते हैं कि अलग अलग उसमें अपने इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, कहीं एसआईपी में हो, कहीं पे म्यूचुअल फंड्स में हो, या स्टॉक मार्केट्स में हो। तो क्या वाकई हमें इसे सेग्रीगेट कर देना चाहिए? देखिए, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट सब एक ही है। आप अगर म्यूचुअल फंड भी लेते हैं तो वहां पे क्या होगा कि एक फंड मैनेजर होगा जो आइडेंटिफाइड स्टॉक्स में ही पैसे लगाएगा। एसआईपी के थ्रू भी अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी यही होगा। आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं जिसको हम एसआईपी बोलते हैं तो भी यही होगा कि वो पैसे लेकर के वहां पर लगाएगा। हाई रिस्क किसमें है? हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या सबसे पहला क्वेश्चन इन्वेस्टर को अपने आप से ही पूछना चाहिए, क्या मैं इस सेक्टर का एक्सपर्ट हूं? अच्छा, अगर उसको जवाब मिलता है हाँ, तो उसको खुद से करना चाहिए। अच्छा, इससे अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें समझ करके और उसके हिसाब से लगाएगा। जब इन्वेस्टर को आंसर ना मिल जाए तब क्या करना चाहिए? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि जैसे आप कश्मीर की घाटियों पे गए और आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, तो आप कार की चाबी किसको देते हैं? जिसको आती है, ड्राइवर को। हाँ? तो ड्राइवर क्या करता है? सेफली आपको कार चला करके ले जाता है। इन द सेम वे यू शुड डू व्हाट, कि जब आप उसके एक्सपर्ट नहीं है, आपको आंसर ना मिला, तो आप सिंपली किसी एडवाइजर को वो गाड़ी सौंप दे, अपने इन्वेस्टमेंट की गाड़ी उसको सौंप दे। तो वो रिस्क का एनालिसिस करेगा। रिस्क का एनालिसिस मार्केट में नहीं है, रिस्क का एनालिसिस हमारे अंदर है। अच्छा, रिस्क का एनालिसिस हमको खुद को करने की जरूरत है। आइदर आई एम अ मॉडरेट इन्वेस्टर, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर या अग्रेसिव इन्वेस्टर। अच्छा, तो आप कैटेगरी होती है। सिंपली देखिए, आप अपना पैसा, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है, एवरीवन अर्न्स हार्ड अर्न मनी। करेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार, ये मैं जो है 100 रुपए इन्वेस्ट किया, अगर ये 10-5 रुपए कम भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन इसको बढ़ करके 20 रुपए मिलना चाहिए, तो आप क्या हो गए? अग्रेसिव इन्वेस्टर हो गए कि भाई अपने को लॉस चलेगा लेकिन अपने को पैसा बढ़ के ही चाहिए। तो आपका रिस्क एपेटाइट जो है थोड़ा सा है।
तो आप जब इन्वेस्ट करें तो उस तरह के कैटेगरी में जाएं जहां पर रिटर्न अच्छा मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क भी होगा, है ना। अब मतलब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है ना। तो इसको हम सेक्टोरियल फंड की कैटेगरी में लेते हैं। ओके। फिर कुछ होता है हाइब्रिड कैटेगरी के फंड। हाइब्रिड कैटेगरी में क्या होगा कि वो इक्विटी और डेट का मिक्स होगा, जहां पे मतलब ये कह लें कि मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जिनको थोड़ा रिस्क हो लेकिन थोड़ा रिटर्न भी मिल जाए। तो उनमें क्या रहता है, उनका पैसा कुछ डेट में लग जाता है और कुछ इक्विटी में लग जाता है, उसको हम हाइब्रिड फंड बोलते हैं। फिर एक आता है प्योर डेट फंड। डेट फंड में क्या रहेगा कि इट इज जस्ट लाइक एफडी, जैसे एफडी डेट फंड की कैटेगरी का है। बस उसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा हम उन हेड्स पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब फंड मैनेजर, जहां पर उनको एक नोशनल मतलब बहुत नॉमिनल सा रिटर्न आता है। तो यहाँ पर जब भी इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा और भी बातें हैं जो हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। करेक्ट है, लेकिन अच्छा मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है कि जब हम बिजनेस की तरफ जाते हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं जनरली, तो उनको अपने बिजनेस को भी एक्सपेंशन करना होता है। बिल्कुल सही बात है। तो डेफिनेटली वो लोग लोन लेंगे, हाँ, यही लेंगे, अपना मनी तो यूज़ करेंगे नहीं, लोन लेंगे। तो क्या उसमें भी कुछ ऐसा है कि जिसको हम फ्री कर सकते हैं या कुछ हेल्प मिल सकती है एक्स्ट्रा? देखिए, लोन और बिजनेस के लिए जब हम लोन लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस समझना चाहिए। ओके। से फॉर एग्जांपल मार्केट का रिटर्न क्या है या हमारे बिजनेस का रिटर्न क्या है, और जो लोन हम ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट मुझे कितना पे करना है। तो इन सब में एक हमको बैलेंसिंग करनी पड़ती है। ओके। अगर मेरा बिजनेस मुझे 25% का रिटर्न दे रहा है और लोन पे इंटरेस्ट मुझे 8%, 10%, 10% से लग रहा है, तो प्लस है। तो प्लस है, मुझे बिजनेस के लिए लोन लेना चाहिए। मुझे बिजनेस के लिए लोन बिल्कुल लेना चाहिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये था कि जैसे अपन ने कार को फ्री किया, क्या ऐसा कुछ यहाँ पे भी हो सकता है? अब आपके पास क्या पैसा है? यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि पहले तो आप पैसा इकट्ठा करें। मैंने कार में बोला ना, पहले पैसा इकट्ठा करें। तो इकट्ठा कर, अब जितनी देर में बिजनेसमैन पैसा इकट्ठा करेगा उतनी देर में तो बिजनेस में और ज्यादा कमाएगा। तो वहां पे ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, या उसके जो सिचुएशंस हैं उसमें डिफरेंस आएगा। या ये जो है अपने किसी भी एडवाइजर, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हो या जो आपका प्लानर हो, जो आपके लिए काम करता हो, उसके साथ बैठ करके डिस्कस करने पे आपको बेहतर सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि वो आपके सारे सर्कमस्टांसेस को समझ रहा है, सारे बाउंड्रीज उसको पता है, तो वो उसमें बेस्ट ऑप्शन आपको निकाल करके दे पाएगा। अच्छा, लोग गलतियां कहाँ करते हैं? मतलब जनरली होता है कि हम सेविंग भी कर रहे हैं, आपने बताया कि चलिए 30% निकाल भी दिया आपने, बट फिर भी कहाँ गलती हो? सेविंग्स में हमारा जवाब नहीं है। 2007 का सब प्राइम क्राइसिस देखे ना, तो वहां पे हम अगर कम अप हुए थे तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेविंग्स। करेक्ट है। सेविंग तो कर लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। इसमें हम लोग लैकिंग है। वहां पे कई बार हम सोचते हैं कि चलो ये पैसा हम कहाँ पे लगा देते हैं, बैंक की एफडी में, वहां पे बहुत सेफ है। आपको भी लग रहा है? हाँ, मतलब ओल्ड। अब मैं बताऊंगा, उसके बाद से आपका दिमाग या आपकी साइकोलॉजी, आपका सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं अपन। 1 लाख रुपए की इनकम, 1 लाख रुपए का आपने एफडी किया, आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न मिलेगा? आई थिंक 7%। 7% मान लेते हैं, तो आपको 1 लाख पे कितना ब्याज मिल गया? एक्स्ट्रा इनकम मिल गई 7,000 का। अब आप उस पैसे को निकालें या ना निकालें, बैंक विल डिडक्ट, इनकम टैक्स विल चार्ज, इनकम टैक्स चार्ज होगा। अब आप इत्तेफाक से 30% के टैक्स स्लैब को बिलोंग करते हैं, तो आपके 7,000 पे 30% कौन ले गया? अच्छा, हमने दे इनकम टैक्स चला गया। आपको तो अपने अकाउंट में कितना दिख रहा है? 1,07,000। लेकिन जब आप अपना टैक्स फाइल करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आइदर यू विथड्रॉ दैट मनी और नॉट।
ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब सेकंड चीज आइए, इन्फ्लेशन, जो कि हम सबको दिखता ही नहीं। आप पिछले महीने अपने जरूरत की चीजों पर कितना पैसा खर्च करती थी और इस साल वही जरूरतें पूरी करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ा, वहां पे सोचना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चे की फीस ले लीजिए, आपने पिछले साल फीस कितनी दी थी और इस साल फीस में कितना आपको बढ़ा करके देना पड़ा, या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या मेडिकल एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर वही मेडिकल एक्सपेंसेस मतलब मेडिकल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मुझे जितना खर्च करना पड़ रहा था उस पर उससे अब ज्यादा कितना पे करना पड़ रहा है। एक मोटा माटी आपके दिमाग में कितना आता है? आई थिंक 15% एक्स्ट्रा होगा। 15% एक्स्ट्रा। अब आप सोचिए, आपको वहां पे मिला कितना था? 7%, जिसमें से कि 30% यानी 2.1% चला गया है। आपके हाथ में कितना बचा हुआ है? 4.9%। यानी मोटा माटी अगर हम 5% भी मान लें, आपके अकॉर्डिंगली आपके एक्सपेंसेस 15% से लास्ट ईयर से इस साल बढ़ गए। अब सोचिए कि आप वही 1 लाख रुपए खर्च करेंगी, अगर लास्ट ईयर खर्च करती, इस साल आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? 1,15,000। और आपको इनकम कितनी मिली? 1,05,000। तो यानी 10,000 से आपकी कैपिटल क्या हुई? कम हो गई। अब 1,05,000 में से 10,000 माइनस कर दीजिए, आपके पास हाथ में कितना बचा हुआ है? 95,000, जो उसकी परचेजिंग पावर है। लेकिन एक्चुअली वो आपको दिख कितना रहा है? 1,05,000। तो कॉमन पीपल आर वेरी हैप्पी व्हेन ही सी इन न्यूमेरिक्स कि मुझे 1,05,000 मिला, लेकिन एक्चुअल में वो 1,05,000 का परचेजिंग पावर घट करके कितना हो गया? 95,000। आर यू हैप्पी विद दिस? ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, तो ये है, करना क्या चाहिए? ये गलतियां हैं। तो अब बिल्कुल सही बात है कि भाई आपने एक्सपोज तो कर दिया कि गलती मेरी ये है। अब इसका सही उपाय क्या है? सही उपाय के लिए आपको करना क्या है कि उस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू से जहां पर आप अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, उसमें उससे पूछिए कि मुझे इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आप कितना रिटर्न दोगे। अगर वो आपके मतलब जो आपके खर्चे हैं, जिस तरह से आपका खर्चा बढ़ रहा है, या इन्फ्लेशन जो एक गवर्नमेंट भी हमको इन्फ्लेशन रेट देती है, उसको एडजस्ट करके, और बेस रेट जो 7% 8% का बेस रेट है प्लस इन्फ्लेशन मिला करके आपको रिटर्न मिल रहा है, तो फील हैप्पी कि मेरा पैसा कुछ तो बढ़ रहा है। बट अगेन वो बहुत सेफ नहीं है ना, मतलब हम बहुत ज्यादा ग्रो तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन एक बात तय है कि आदमी और मार्केट दोनों ऊपर जाते हैं। जहां भी आप पैसा लगाएंगे, थोड़ा रिस्क होगा तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। अदरवाइज ये तो डैम श्योर है ना। अब म्यूचुअल फंड को आप ले लीजिए, कम से कम म्यूचुअल फंड में एक रिलैक्सेशन तो ये रहता है कि भाई जब हम पैसा निकालेंगे तभी हम पे टैक्स लगेगा। यहाँ पे अगर हमने एफडी में पैसा रखा तो आप निकालो या ना निकालो, दोनों सिचुएशन में आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। वहां पे दो चीजें और मिलती हैं, एलटीसीजी और एसटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो एटलीस्ट वहां पे 1,25,000 का एग्जम्पशन हमको हमारे प्रॉफिट में मिल जाता है। और टैक्स रेट भी क्या है? एलटीसीजी का 12.5% है और एसटीसीजी का 20% है। तो टैक्स से तो जो आपको यहाँ पे एफडी पे लग रहा था सीधे आपके स्लैब रेट का, तो उससे तो बढ़िया है। काफी बढ़िया है, और रिटर्न्स भी उसके अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि अपने एडवाइजर से आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली पूछने के बाद ही इन्वेस्ट करें। अच्छा, एक गलती ये भी होती है, अभी बात में समझ में आया कि लोग एडवाइजर हायर ही नहीं करते हैं। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे एडवाइजर हैं खुद के लिए, और बहुत गलतियां करते हैं, पैसे को लॉस करते हैं, फिर रियलाइज होता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसका आंसर मैं पिछले आंसर से ही कोरिलेट करूंगा। कार, आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस टेढ़ी मेढ़े रास्ते पे मैं चला लूंगी, आपने क्या किया? ड्राइवर को दिया। कई बार आप क्या करते हो? ड्राइवर की सैलरी बचाने के लिए आप कार को खुद ही चलाने लगते हो। वहां पे ड्राइविंग में कौन कौन से प्रिकॉशंस होंगे आपको पता है क्या? नहीं। कई बार आप गलती कर जाते हो। मतलब किस तरीके से मुझे चलाना चाहिए, या मैं कहता हूं कि आपकी गलती की वजह से आपकी कार में एक स्क्रैच लग गया, तो उस ड्राइवर की सैलरी से ज्यादा तो आपने टेंट ले लिया।
तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट का भी है। हाँ, इन्वेस्टमेंट में भी अगर आपने एडवाइजर रख लिया है और आपको वो उसके एक्सपर्टीज की वजह से 2% 4% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। सर अगर हम घर खरीदते हैं लोन पर तो कई बारी अपन अभी ऑफ स्क्रीन भी बात कर रहे थे कि आप घर भी ईएमआई फ्री करवा देंगे जी, तो हमारी ऑडियंस को बताइए कैसे। बिल्कुल। देखिए, जब अपन घर की प्लानिंग करते हैं, मैं कहता हूँ कि एक उदाहरण लेते हैं अपन कि 50 लाख अपन ने लोन पे लिया, तो उसका मोटा माटी अगर 20 साल के लिए वो जाता है तो 40,000 ईएमआई आ गई, अपन ऐसा मान लें। तो 40,000 ईएमआई का 10% कितना हुआ? 4,000 रुपये। तो 4 से 5,000 रुपये आप और पे करो ना। 40,000 रुपये ईएमआई पे कर सकते हो आप 20 साल तक, तो क्या 5,000 रुपये हम नहीं बचा सकते अपने फ्यूचर के लिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए। हाँ, एक तरीका ये है कि भाई 40,000 रुपये की ईएमआई हम पे कर रहे हैं, 5,000 रुपये एडिशनल हमने जमा करना है। आप 20 साल तक अगर उसको बचा लेते हो और जो पास्ट एक्सपीरियंस है मार्केट का, मार्केट वैसे देखा जाए तो 13.87 का कंसोलिडेटेड रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन। मैं तो कहता हूं कि 12% भी अगर अपन मान लें, एक बार को अपन 12% भी मान लें, तो आपका जो 20 साल बाद ये 5,000 का कॉर्पस इकट्ठा होगा, वो आपके ईएमआई या आप जो 50 लाख का लोन रीपे करोगे तकरीबन 1 करोड़, और यहाँ पे 5,000 रुपए अगर आपने 20 साल तक इकट्ठा कर लिया तो वो 1 करोड़ से तो ज्यादा ही होगा। करेक्ट है। अच्छा, एक चीज और होती है कि अगर हम ईएमआई पे कोई भी चीज लेते हैं, या तो हम कार ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि उसको जल्दी पे करके ईएमआई क्लोज कर दें। इज इट अ राइट डिसीजन और नॉट? नहीं, अगर आपने एसडब्ल्यूपी में पैसा इन्वेस्ट किया और वहां से ईएमआई आ रही है, तो फिर क्या काहे की जल्दी है? क्योंकि टाइम इज मनी। और नहीं किया तो उसी के तो फायदे हैं। आपने टाइम परचेस कर लिया भाई, जो किस्त आप जो है 5 साल में खत्म कर देते, उसको अगर आप 7 साल में खत्म कर रहे हो और एसडब्ल्यूपी की अर्निंग से खत्म कर रहे हो, तो उसको 2 साल और टाइम मिल गया ना बढ़ने का। नहीं, मैं उस केस में बात कर रही हूँ कि जिसमें एसडब्ल्यूपी नहीं किया है। हाँ, एसडब्ल्यूपी नहीं किया है और आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन है। हाँ, लेकिन अगर कोई मतलब जल्दी उसको पे करना चाहता है, तो ये राइट चॉइस होती है कि नहीं होती है? यहाँ पे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट आपको पे करना है। आप वो जल्दी ना पे करके उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। अच्छा, लेकिन समय अपने सलाहकार से जो है पूछिए। सलाहकार से, करेक्ट है। हाँ। चलिए, अगर 18 साल के कोई यंगस्टर है तो आपको क्या लगता है कि उसको क्या करना चाहिए? 18 साल का है तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो अर्निंग कर रहा है या नहीं। अर्निंग कर रहा है तो उसको बिल्कुल जो मैंने बताया कि वो दोनों बातें लेकर के चलनी चाहिए कि सेविंग भी करना है नॉट मोर देन 40%, और इन्वेस्ट भी करना है उस सेविंग को सही जगह पर। और अगर मान लीजिए 50 लाख रुपए हैं किसी के पास में, तो वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे मनी को? देखिए, उसको 3 तरीके से अपने लाइफ गोल्स को डिवाइड कर लेना चाहिए। एक तो रिटायरमेंट के बाद, अच्छा, मुझे पैसा कुछ मिलना चाहिए तो वहां पर रिटायरमेंट की प्लानिंग करे। दूसरा, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, अच्छा, कि अभी कुछ दिनों बाद मेरे साथ कोई अनसर्टेनिटी हो गई तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, उस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए उसको प्लान करना चाहिए। और फिर एक नॉर्मल की लाइफ स्टेटस स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए उसको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये 3 गोल अगर वो बना करके चलता है तो मैं समझता हूँ उसकी लाइफ और फ्यूचर, रिटायरमेंट, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। मार्केट क्रैश हो जाए तो यहाँ पे एक बड़ा मतलब ल्यूक्रेटिव, ये बहुत ही रेलिवेंट इस समय के लिए है। इस समय के लिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमेशा मार्केट को क्रैश करती है। तो अगर आपके पास जितनी भी कैपिटल है उसको आप इस तरह से प्लान करिए, कम से कम 3 से 4 टुकड़ों में बना करके रख लीजिए। आपके पास जैसे आपने कहा कि 50 लाख रुपए है, तो उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, 12.5 लाख, 12.5 लाख, 12.5 लाख, और अपने गोल में बराबर बराबर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए हर डिप पे। हर 5% 10% के डिप पे आप एक एक टुकड़ा जो है उसका टॉपअप के फॉर्म में डालते जाइए। पूरा पैसा एक साथ ऐसे अनसर्टेनिटी वाले सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए। और हमारे पास एक ऐसी सेविंग भी होनी चाहिए कि इस तरह के क्रैश में जहां से हम पैसा निकाल करके इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि यही सही समय होता है इन्वेस्टमेंट का। यहीं पर लोग घबराते हैं, यहीं पर लोग डरते हैं।
और मार्केट से भागते हैं। देखिए, रन तभी बनेगा जब आप क्रीज पर टिके रहेंगे। अगर आप क्रीज से आउट हो जाते हैं ना, तो आप कभी भी रन नहीं बना पाएंगे। तो मार्केट से घबराना जरूरी है, लेकिन मार्केट से भागना नहीं है, वहां पे बने रहना है। अपनी छोटी छोटी बचत को इस तरह के डिप्स पर, इस तरह के क्रैश होने पर हमको टॉपअप के फॉर्म में डालते रहना चाहिए। करेक्ट है। अगर इन्वेस्टमेंट ही हम रॉन्ग कर दें, हमको रियलाइज़ हो कि गलत कर दिया, मान लीजिए मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है और अब आप इतने बड़े कंसल्टेंट हैं, आपने मुझे बोल दिया मैडम गलत किया आपने, अब उस समय क्या किया जाए? देखिए, गलती सभी से होती है, ह्यूमन बीइंग्स है, गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती का सुधार होना चाहिए। आप अपने कंसल्टेंट से या जो भी आपका एडवाइजर है उससे जो है सलाह लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली जो है निवेश करिए। गलतियां होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन गलतियों का सुधार भी होता है, उसे करिए। ठीक है, अब हमारा कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आपको फटाफट देना पड़ेगा आंसर। पहला है कि जब भी हम पैसा देते हैं तो कैश देना बेहतर है कि डिजिटल पे करना बेहतर है? आज की डेट में डिजिटल देना ज़्यादा बेहतर है। ओके। सेविंग या इन्वेस्टमेंट, क्या पहले करें? ये दोनों सिक्के के पहलू हैं। सेविंग करेंगे तभी इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओके। एसआईपी करना बेहतर है कि लमसम अमाउंट ये डालना बेहतर है? मैंने कहा ये भी सिक्के के दो पहलू हैं। आप अपनी इनकम का कुछ पोर्शन कंटिन्यूअस सिप के फॉर्म में जाने दें और कुछ पोर्शन समय समय पर इस तरह के अनसर्टेनिटी पे, डिप पे टॉप अप डालें लमसम के फॉर्म में। ओके। गोल्ड या इक्विटी? गोल्ड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज हेजिंग फंड, इक्विटी इज फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। ग्रेट। इमरजेंसी फंड हाँ या ना, और कैसे? बिल्कुल होना चाहिए। ओके। और अपनी मंथली इनकम का कम से कम 3 महीने का और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। इमरजेंसी फंड। ओके। अपनी मंथली इनकम का 3 महीने 3 गुना हाँ और मैक्सिमम 6 गुना तक, इससे ज़्यादा आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप अपने फंड के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। मतलब बड़े ऐसे चीज़ों को आज हम लोगों ने डिस्कशन में लिया है कि मुझे लग रहा है कि हर जो 30-40s में है या अपर मिडिल क्लास हैं उनके लिए एक आई ओपनिंग एपिसोड हो गया है हमारे लिए। और इसी के साथ में ये केवल इसलिए हो पाया कि आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछे। नहीं, आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी है, सभी लोग आपकी काफ़ी सारी एडवाइजरी लेते रहते हैं, बट आज हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन हो गई है कि हम उनको कहीं जाना भी नहीं पड़ा और उनको एडवाइस भी मिल गई है। तो हमारे साथ में प्रोफेसर अतुल दुबे सर थे और हमने यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को लेकर या बोलना चाहिए कि लिटरेसी, जिसमें हम फाइनेंस लिटरेसी की बात करते हैं, जिसको लेकर कहीं पे भी बातचीत नहीं होती है या फिर स्कूल करिकुलम में नहीं होता है या हम जहाँ जॉब भी कर रहे होते हैं वहाँ पर भी इस बारे में बात नहीं की जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा एपिसोड रहा है वो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोगों तक शेयर कीजिएगा और सर यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत है। हम फिर मिलेंगे माइंड एंड माइक में एक नए एपिसोड के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।